अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, जब कंजर्व होता है तो क्या उसकी रिजल्टिंग एक्सप्रेशन या फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमारा एग्जामिनर माजी में किस तरह के सवालात बना चुका है, पूछ चुका है। ठीक है, और आपके पास क्या हमेशा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2 रखना होता है, या इसमें कुछ वेरिएशन भी होती है, कुछ कहानी चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आज बहुत डिटेल में इन डेप्थ जाके देखेंगे। लेकिन लाजमी है कि आपने इससे पीछे वाले दो लेक्चर्स देखे हुए हों, लेक्चर 10 और लेक्चर 09। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन 09, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन 10। एक में मैंने पढ़ाया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसी सिस्टम का कैसे निकालते हैं। दूसरे में मैंने पढ़ाया है, जो इससे बिल्कुल पीछे वाला है, उसमें पढ़ाया है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपके ये दो लेक्चर क्लियर हैं तो मजीद बातचीत के आगे स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट का फील आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में है क्या। ठीक है, कॉन्सेप्ट का फील ना आए तो फिर मजा कहां पर है। मेरा नाम बिलाल जिया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चे, एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन पे जाने से पहले जरा थोड़ी सी बात डायनामिक्स की कर लेते हैं। हमने मोशन एंड फोर्स पढ़ा, उसमें काइनेमेटिक्स डायनामिक्स दो पार्ट पढ़े थे। डायनामिक्स के अंदर हमने हमारा लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने ये बात पढ़ी थी बच्चे कि जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, फिर हमने साथ एक बात और पढ़ी। न्यूटन चाचा ने कहा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी कैसे निकालते हैं भाई लोग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे ही निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऐसे। अगर मैं मास को ब्रैकेट के अंदर भेज दूंगा तो ये बनता है mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टी। अगर आप देखोगे मास और फाइनल वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहता है, मोमेंटम। तो मास और फाइनल वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा फाइनल मोमेंटम, हाँ या ना। सिमिलरली मास और इनिशियल वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम। अपॉन में टी भाई साहब एज इट इज आ गए। ये क्या लिखा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में क्या आ गया, टी। तो यहां से हमने एक रिजल्ट ड्राइव कर लिया कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ सर, याद आ रहा है, आपने जब मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें इस तरह की बात बताई थी। आपने ये भी कहा था इसको हम न्यूटन के लॉ का अदर स्टेटमेंट कहते हैं। अदर स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ इज फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। हालांकि एक्चुअल में यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ का एक केस है। ठीक है, ये एक केस है, ये एक्चुअल सेकंड लॉ है। अगर आप में से कोई टीचर देख रहा है तो भाई ये केस सिर्फ तब वैलिड होता है जब तक आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात नहीं करते और मास को कांस्टेंट लेके चलते हो। अगर मास वेरी कर जाएगा तो फिर ये वाला केस नहीं चलता, ये केस चलता है जो आप प्रोडक्ट रूल लगा के एक पार्ट उड़ा देते हो, सिर्फ ये वाला पार्ट रखते हो। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास क्या है, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। समझ आती है? इसको जरा समझते हैं कि ये हमें बता क्या रहा है, क्या रहा है। ये कह रहा है अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स नॉन जीरो होने का मतलब फोर्स लग रही है, तो भाई अगर बॉडी पे फोर्स लगेगी तो बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है ये नॉन जीरो होगा। फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स नॉन जीरो है तो मोमेंटम का चेंज नॉन जीरो है, यानी कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल चेंज
या इट विल नॉट रिमेन कंजर्व नहीं रहेगा। और ये कौन सी फोर्स की बात कर रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा है, नेट फोर्स की बात कर रहा है। सर जरा समझा भी दें अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। समझ लो, मान लो ये डब्बा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की। तो क्या इस डब्बे में लगने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे को काटम पीटी कर रही हैं? नहीं, कुछ बच भी रही है। वो जो बची हुई फोर्स है वो अनबैलेंस फोर्स है, वो नेट फोर्स है। सर तो आप इसे एक्सटर्नल फोर्स क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मेरा बेटा अगर ये आपके पास कोई एक सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सिस्टम की जितनी इंटरनल फोर्सेज होती हैं, गौर से सुनना, सिस्टम की जितनी इंटरनल फोर्सेज होती हैं वो हमेशा बैलेंस होती हैं। बैलेंस का मतलब वो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को, न्यूटन के तीसरे कानून को फॉलो कर रही होती हैं। तो अंदर जितनी एक्शन वाली फोर्स होगी उतनी रिएक्शन वाली फोर्स होगी, बैलेंस फोर्सेस होंगी, तो अनबैलेंस नहीं होगी। अनबैलेंस कब होगी? अगर आप सिस्टम पर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो ये वाली कहलाएगी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर आपने ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मैंने डेरिवेशन कराया था, वो डेरिवेशन आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, तो उसमें हमने इस तरह की एक बॉल ए ली थी, एक बॉल बी ली थी, ए बॉल आगे जा रही थी, बी बॉल भी आगे जा रही थी। ए बॉल की जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, बी बॉल की जो स्पीड थी वो कम थी, तो ए जाके बी से टकराती है और मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ए भी है बी भी है। तो ए ने जो ताकत बी पे लगाई, बी ने उतनी ताकत ए पे लगाई, तो नेट मोमेंटम सिस्टम का कैसा रहा? कंजर्व रहा। डेरिवेशन इसकी डायनामिक्स में कराई हुई है, मोशन एंड फोर्स में। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अपने मतलब की बात पे आते हैं कि भाई साहब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, अनबैलेंस फोर्स लगेगी, तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा? नॉन जीरो होगा, यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। अगर मैं आपको ये कहूं, इसी को गौर से सुनना, अगर मैं ये कहूं सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, या सिस्टम की सारी फोर्सेस बैलेंस है, अनबैलेंस फोर्स जीरो है, या नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाई यही तो कह रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या कह रहा है कि अगर फोर्स होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। भैया जब फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। इसको हमने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद आ रहा है? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, change in momentum will be zero, momentum will remain conserve। या in an isolated system का मतलब उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, तो बाहर से लगने वाली फोर्स जीरो। in an isolated system change in momentum will be zero, या net momentum will remain conserve। in the absence of an external force momentum will remain conserve। यही चीज है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बस फोर्स को हटा के टॉर्क करेंगे, लीनियर मोमेंटम को हटा के एंगुलर मोमेंटम कर देंगे। फिर सुन लो, फिर देखो, फिर समझो। अब समझते हैं एंगुलर डोमेन में। देखो अभी तक हम ये बात तो स्टैब्लिश कर चुके हैं कि आप जो काम लीनियर डोमेन में करते हो उसका एज इट इज एनालॉगस एंगुलर डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। पढ़ी थी हमने ये बात। देखो लीनियर डोमेन में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो एस होती है। एंगुलर डोमेन में रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर आप थीटा से शो करते हो। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लीनियर वेरिएबल जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, फोर्स किसी बॉडी पे लगती है तो बॉडी के पास ए आता है, एक्सेलरेशन आता है। किसी बॉडी पे टॉर्क लगता है तो बॉडी के पास अल्फा आता है। जो काम फोर्स लीनियर डोमेन में करता है वही काम टॉर्क एंगुलर डोमेन में करता है। फोर्स की एक्सप्रेशन पढ़ी थी, F इक्वल्स एम ए। टॉर्क की एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, टॉ इक्वल्स आई अल्फा। फोर्स के लिए मास होता है, मास इनर्शिया है। टॉर्क के लिए MOI था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, आई का कॉन्सेप्ट था। तो फिर यहां पे क्या है? लीनियर मोमेंटम। यहां पे लीनियर मोमेंटम की कोरस्पॉन्डेंस क्या है, या लीनियर मोमेंटम का करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कह लो, या एनालॉगस क्या है? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा था P इक्वल्स एम वी। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा L इक्वल्स आई ओमेगा। M की जगह पे क्या आ गया? I, मास जो कि इनर्शिया डिफाइन करता है लीनियर डोमेन में, I जो कि इनर्शिया डिफाइन करता है रोटेशनल डोमेन में। लीनियर वेलोसिटी की जगह पे क्या आ गई? एंगुलर वेलोसिटी।
फिर आपने पढ़ा F इक्वल्स डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, अभी याद भी दिला दिया। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं इसको एज इट इज उठा के डालूं एनालॉगी के हिसाब से या एनालॉगस मैनर के अंदर, अभी ड्राइव भी करा दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ इंट्यूशन की बेस पे चल रहे हैं। भाई जब लीनियर की हर चीज एंगुलर में छप रही है तो ये भी लीनियर का एंगुलर में छपा हुआ होगा एज इट इज, ठीक है। F इक्वल डेल्टा P बाय डेल्टा T, F की जगह पे क्या आ गया, टॉर्क, डेल्टा P बाय डेल्टा T, डेल्टा L बाय डेल्टा T। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सही है। यहां पे आप कहते हो एक्सटर्नल फोर्स, यहां क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क। तो क्या हुआ, क्या समझ में आया अब तक? किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, सिस्टम के बाहर से फोर्स लगेगी, अनबैलेंस फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। एक्सटर्नल टॉर्क होगा तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। अनबैलेंस फोर्स जीरो होगी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। अनबैलेंस टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वन लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? इफ unbalanced torque acting on the system is zero, if external applied torque on the system is zero, change in angular momentum will be zero, angular momentum of the system will remain conserve। इंट्यूशन की बेस पे बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई यहां तक की कहानी। इतनी बात नोट कर लो, डेरिवेशन भी कर लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो भैया अब देखो आगे जल्दी से। देखो अभी तक हमें क्या बात पता चल गई, हमें ये बात पता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसी को मेरा बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, dp बाय dt। सर ये क्या चीज है, ये जरा समझ लो। आप फिजिक्स के अंदर जब डेल्टा डेल्टा लिखते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, चेंज। ये d जो लिखा हुआ है ये है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब भी क्या है मेरा बेटा, चेंज है। देखो ये d क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज इन, चेंज इन। तो क्या पढ़ेंगे, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ गई? तो इसको वो मैथमेटिकल एक हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली मेरा बेटा मुझे एक बात और पता है, क्या बात, चलो उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले यहां देखो हमें नजर आ रहा है F इक्वल्स dp बाय dt। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं दोनों तरफ r का क्रॉस प्रोडक्ट लूं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं, r क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कहां से कहां तक, जिस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से लेके जिस पॉइंट पे आपका पार्टिकल मौजूद है वहां तक का पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं दोनों तरफ r का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो ये बनेगा इस तरीके से। देखो दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे समझ लो, क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कराना ही है। अगर वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मैंने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। अब देखो बच्चे, जो r क्रॉस f है, ये कुछ देखा देखा लग रहा है आपको, r क्रॉस f, क्या इसे हम टॉर्क नहीं कहा करते थे r क्रॉस f को? तो अगर आप याद करोगे ये चीज मेरा बेटा क्या हो गई आपके पास, टॉर्क बराबर हो गया r क्रॉस dp बाय dt के। ठीक है भाई, यहां तक आपने पास नोट कर लेना। सर ये आपने एक्सटर्नल टॉर्क क्यों लिख दिया, इसलिए कि मेरा बेटा ये जो फोर्स थी ये कौन सी फोर्स थी, एक्सटर्नल फोर्स थी। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी तो मोमेंटम चेंज होगा, तो इसी को मैंने r से मल्टीप्लाई किया था, ये एक्सटर्नल फोर्स थी, एक्सटर्नल फोर्स थी। तो जब r क्रॉस एक्सटर्नल फोर्स होगी तो यहां पे टॉर्क भी कौन सा आएगा, एक्सटर्नल टॉर्क आएगा। इसे आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है भैया, फिर सुन लो, फिर समझ लो। देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैथ्स वालों का तरीका है चेंज इन के बारे में बात करने का। अगर आपने किसी वेरिएबल में चेंज बताना हो, जैसे ये लिखा गया है मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे मेरी शक्ल मान लो एक वेरिएबल है, मेरी शक्ल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ बिलाल्स फेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ गई? किसी बंदे की सैलरी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बंदे की सैलरी में का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या dp बाय dt। ठीक है, डेरिवेटिव ऑपरेटर आ गया ये। अच्छा,
अब बच्चे हमारे पास जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था वो हमारे पास है L इक्वल आर क्रॉस ऑफ P, ऐसे ही था। इस पे जाने से पहले अब यहां पे दो चीजें आप और सीख लो। हम कर क्या रहे हैं, मैंने अभी जो आपको ये वाली कहानी बताई थी ना, एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी बॉडी पे लगेगा तो वो बराबर होता है डेल्टा L बाय डेल्टा T के। ये ड्राइव करा रहे हैं ताकि अगर कभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन लिखने के लिए आए तो वो आप लिख सको, वरना हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इंट्यूशन की मदद से कि जैसे फोर्स ये काम कर सकता है, टॉर्क ये काम करेगा। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, समझ में आया हुआ है, ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज पहले समझ लो बेटा, दो चीजें बल्कि, एक होता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो समझो, मैंने u इंटू वी कोई फंक्शन है, u एक वेरिएबल है, v एक और वेरिएबल है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मेरे बेटे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है। तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दो चीजें हैं, पहले वाले को बाहर करो, दूसरे का डेरिवेटिव लो। गौर से सुनना, u और v था, u को बाहर किया, डेरिवेटिव किसका हुआ, v का, साइन आएगा प्लस का। अब दूसरे को बाहर करो, पहले का डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। ये प्रोडक्ट रूल है। फिर सुनो, फिर समझो भैया, अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उस पर डेरिवेटिव फंक्शन अप्लाई किया तो प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वेरिएबल बाहर आया, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका है, जैसे मैंने यहां टाइम के रिस्पेक्ट से लिया हुआ है, प्लस दूसरा बाहर आया, पहले का डेरिवेटिव। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज बच्चे, अगर मैं आपसे पूछता हूं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको आप क्या कहते थे, वेलोसिटी कहते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या आसान भाषा में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। कितना फासला कितनी देर में, वेलोसिटी। अगर मैं आपको कहूं डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये भी वेलोसिटी होगा, तो मानोगे ये बात, क्यों सर। देखो बेटे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है जरा समझना। एक पार्टिकल यहां पे मौजूद है इस पॉइंट पे, और आपने इस पॉइंट के अबाउट में इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम कहा करते थे ये हमारे पास है इसका पोजीशन वेक्टर। पढ़ाई थी ये बात। यहां से लेके यहां तक का वेक्टर किन दो पॉइंट्स के दरमियान में, जिस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है और जिस पॉइंट पे पार्टिकल मौजूद है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं, गौर से सुनो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या निकालूं, मैग्नीट्यूड, तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, हाँ या ना। अरे भैया ये पोजीशन वेक्टर है, दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो यही फासला आएगा, और ये फासला इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर मैं r को t से डिवाइड कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अगर आपने मेरा वेलोसिटी वाला लेक्चर देखा हुआ है मोशन एंड फोर्स के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर, तो वहां पे हमने वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन किया था, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर नहीं देखा हुआ तो देख लेना, वेलोसिटी बाय फिजिक्स बाय बिलाल ज़िया, मिल जाएगा, लेक्चर 2 या 3 होगा, 2 होगा शायद। पहला डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा वेलोसिटी पे था। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, वेलोसिटी। एक दूसरी चीज, प्रोडक्ट रूल समझ लेना, अगर u इंटू वी, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो पहला बाहर आएगा, दूसरे पे डेरिवेटिव, प्लस दूसरा बाहर आएगा, पहले पे डेरिवेटिव। समझ आ गई, कॉपी कर लीजिए इतना हिस्सा, आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये आपके पास आ गया L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। सर ये क्या है आपके पास, ये है मेरा बेटा हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम इसी से कैलकुलेट करते आए हैं। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाय डी टी आर क्रॉस ऑफ पी। अब जरा मेरे साथ साथ रिवाइज करो, ये एल क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। किन दो पॉइंट्स के दरमियान में, जिस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है और जिस पॉइंट पर बॉडी मौजूद है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। जाहिर है जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी v। एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में सब बातें बताई हुई हैं। अब इसे पढ़ो, ये क्या है,
डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रहा। अब आप नोट करो, क्या यहां पे आपको दो चीजें मल्टीप्लाई होती नजर आ रही हैं जिन पे डेरिवेटिव लगा हुआ है, u इंटू वी, आर क्रॉस पी, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। अब क्या फॉर्मूला था, u बाहर आएगा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा बाहर आएगा पहले का डेरिवेटिव, तो भाई r बाहर आया, ये u है ये v है मान लो, r बाहर आया, क्रॉस प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझता है, ये पहली चीज आ गई, ये पहली चीज क्लियर है। u बाहर आया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस, अब p बाहर आएगा यानी कि ये दूसरी चीज बाहर आई और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो मेरा बच्चा, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने क्या अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। r क्रॉस dp बाई dt चेक करना, r क्रॉस dp बाई dt किसके बराबर है, एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर है। क्या लिखूंगा इसे, dl बाई dt, जो लेफ्ट साइड थी मेरी एज इट इज आ गई। ये चीज क्या आ रही है, ये आ रही है मेरे पास एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर आ रही है, प्लस ये क्या है मेरा बेटा, p है, एज इट इज आ गया, dr बाई dt डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से लेके वहां तक का स्ट्रेट लाइन वेक्टर है। तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या चीज हो गई, वेलोसिटी हो गई। पॉइंट समझ आ रहा है। अब और से सुनना, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं p क्रॉस v 0 के बराबर है, तो क्या ये बात समझ आती है, क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a क्रॉस b बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर, और ये थीटा क्या होता है, थीटा आपके पास एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए या थीटा 180 डिग्री हो जाए तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप नोट करो यहां पे ऐसे ही तो हो रहा है, ये p क्या है, लीनियर मोमेंटम, v क्या है, वेलोसिटी। और हमने ये बात पढ़ी थी एंगुलर मोमेंटम में भी कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल के मोमेंटम का भी यही डायरेक्शन होगा, क्योंकि जो आपका मोमेंटम है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका वही डायरेक्शन होता है जो किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। यानी कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो गया तो ये फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से आपने क्या ड्राइव कर लिया, आपने ड्राइव किया एक्सटर्नल टॉर्क बराबर है dl बटे dt के। पॉइंट समझ आ गया, dl बाय dt के बराबर है, समझ आती है, एक्सटर्नल टॉर्क बराबर है dl बाय dt के। अब यहां तक ड्राइव हो गया। अब हमें पता है इफ, गौर से सुनना, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, अगर एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, सिस्टम के सारे बैलेंस टॉर्क हैं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, कोई अनबैलेंस टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, कोई नेट टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, तो आप कहोगे dl बाय dt विल बी इक्वल टू 0, which means dl will be equal to 0, which means delta L will be equal to 0, which means angular momentum will remain conserve। पॉइंट समझ आ गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है। तो भाई साहब ऑल इन ऑल लुब्बे लुबाब क्या बना, कंक्लूजन क्या बना, जिस तरह एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर लगेगी तो वो बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज करेगी, इसी तरह एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पे लगेगा तो वो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा होगा। लीनियर मोमेंटम नहीं चेंज होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, कॉपी कर लो, एक दो बातें और समझते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अपने पास ना एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड करके लिख लेना। जब हम लोग ये चीज पढ़ते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द लीनियर मोमेंटम, तो भाई नोट कर लेना जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, अगर तो ये फोर्स नहीं लग रही तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन अगर ये फोर्स लग रही है तो मोमेंटम कंजर्व तो नहीं रहेगा, मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगी है। सेम गोज विद एंगुलर मोमेंटम।
एक्सटर्नल टॉर्क का अभी आपने कॉन्सेप्ट ड्राइव किया डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। तो भाई साहब जिस डायरेक्शन में अगर तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो डेल्टा एल जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। जिस डायरेक्शन में अगर लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। ध्यान में रखिएगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस विल बी जीरो। जो एक्सटर्नल टॉर्क है, जो हम टॉर्क लगाते हैं, आपने जब टॉर्क का टॉपिक पढ़ा होगा मेरे बच्चे मुझसे, लेक्चर नंबर 8 था आई गेस, लेक्चर नंबर 8 में हमने टॉर्क पढ़ा है। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और बॉडी घूमना शुरू होती है तो वो किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमती है। याद है ना ये बात? टॉर्क लगने में बॉडी घूमती है किसी एक पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट, उससे लाइन पास करती है, उससे अपन लोगों ने क्या कहा था? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बॉडी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमेगी, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब वो किसी एक्सिस के अबाउट जीरो होगा, तो उसी एक्सिस के अबाउट में आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? इफ एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल रिमेन कंजर्व। हो सकता है किसी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में चेंज हो जाए अगर उसके अबाउट में एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो। समझ आ गई? जैसे मान लो आपके पास 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाने थे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। समझाने के लिए ये 3 एक्सिस, ग्रीन वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो इसके अबाउट में जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। अगर इन दोनों पे कहीं लग रहा होगा एक्सटर्नल टॉर्क तो इन दोनों के अबाउट हो सकता है चेंज हो जाए। पॉइंट समझ में आ गई? ये बात जहन में रहेगी इतनी बात, ठीक है? अच्छा, जब आप कहते हो ना कि आपके पास एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। अब जरा इसका मतलब क्या होता है ये समझ लिएगा। एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन से मुराद यह है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सही, ये बात तो हमें भी बता दी, वेरी गुड। अब एंगुलर मोमेंटम निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट पार्टिकल है, कोई एक पॉइंट मास है, उसका एंगुलर मोमेंटम आप निकालते हो इस तरह से आर क्रॉस पी से, या आप कहते थे आर क्रॉस एम वी, या आप बोलते थे m को बाहर ले आओ r क्रॉस v, या आप कहते थे भैया जी एम वी आर परपेंडिकुलर, इससे आप निकाला करते थे एंगुलर मोमेंटम। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रही है अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके सारे पार्टिकल्स भी क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने किसी रिजिड बॉडी का निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आई ओमेगा। वैसे तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है। हमने ये चीज देखी थी कि अगर रिजिड बॉडी मल्टीपल मासेस से मिलकर बनी है और वो किसी एक एक्सिस के अबाउट में घूम रही है तो आप इस फॉर्मूले से सारे मासेस का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम निकालो और आखिर में वेक्टोरियली ऐड कर लो, या इससे पूरी बॉडी का डायरेक्टली निकालो। आपके पास आंसर कैसा आता है? सेम आता है। तो ये बात जहन में रखनी है सारी। मैं बार बार कह रहा हूं, आगे सवालों पे जाने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बोलता जा रहा हूं वो क्लियर होने चाहिए। हमने देखा था पॉइंट मास पे ये सारे फॉर्मूले लगते हैं, और ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला, ये किसी रिजिड बॉडी पे लगा करता था जो रोटेट कर रही होती थी अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मैंने आपको ये चीज लेक्चर में साबित करी है प्रीवियस लेक्चर में कि ये दोनों फॉर्मूले एक ही चीज है। अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है जिसके 4 पॉइंट मासेस हैं मिसाल के तौर पे, तो आप चारों पॉइंट मासेस का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम यहां से निकालो, उन्हें वेक्टोरियली ऐड करो, और या उस पूरे सिस्टम का L इक्वल्स आई ओमेगा से डायरेक्टली निकाल लो, आपका आंसर सेम आ रहा होता है। तो अगर आप यहां देखोगे, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। अगर मैं यहां पे उठा के चिपकाऊं इसे, सिस्टम की बात चल रही है रिजिड बॉडी की जो घूम रही है, तो इसका मतलब आई इंटू ओमेगा इनिशियल विल बी इक्वल टू आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। अब आप जो इसको याद करते हो ना,
I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2 से याद करते हो। इस चीज का अच्छे से ख्याल कर लेना, I इनिशियल ओमेगा इनिशियल ये किसी एक बॉडी की बात नहीं चल रही, ये पूरे सिस्टम की बात चल रही है। यहां सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ये सिस्टम का फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सिस्टम की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी। और एंगुलर मोमेंटम की ये जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट मास पे भी लगता है और सिस्टम पे भी लगता है। पॉइंट मास की बात करेंगे तो एक पार्टिकल पे लगने वाला अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल रिमेन कंजर्व। अगर सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल रिमेन कंजर्व। इतना बात क्लियर है, समझ आती है? अब इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल मिसालें एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी मिसाल देते हैं आपको। चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है? चलो देखो, अब देखो भैया हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 1 जो एग्जिस्ट करती है, किताबों में दी हुई है, आप किताब में खोल के भी देख सकते हो। आपके पास आपने वो देखा होगा, वो जो स्विमिंग पूल होता है, ये मान लो स्विमिंग पूल है भाई, ये स्विमिंग पूल है, ये आपके पास ऐसे स्प्रिंग बोर्ड लगा हुआ है, स्प्रिंग बोर्ड, ये आपके पास डाइवर है, डाइवर ऐसे जब मारते हैं ना वो डाइवर है। आपने नोट किया होगा जब ये डाइवर ऊपर से ऐसे नीचे आता है, चलो भैया स्विमिंग पूल से बाहर जाके गिर गया, ठीक है, बिरयानी, खैर हमने स्विमिंग पूल एक्सटेंड कर दिया, अब वो बंदा मरेगा नहीं, बच जाएगा। जब ये डाइवर यहां से जब मारता है, आपने कभी नोट किया है वो यहां पे ऐसे गोल 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 कुलाटियां मारता हुआ आता है, समर सॉल्ट करता हुआ आता है, याद है? वो ऐसे गोल 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 जब वो यहां से छलांग मारता है, अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करता है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऐसे अपने आप को जो है ना वो ऐसे उकड़ा सा लेता है कि उसका जो ये घुटने हैं वो बिल्कुल पेट के करीब आ रहे होते हैं, अपना सर भी अंदर कर लेता है। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि वो जो गोल गोल घूम रहा होता है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होता है। मान लेते हैं उसका सेंटर ऑफ मास यहां बेली की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट और अपने जिस्म के सारे मास को सेंटर ऑफ मास से करीब करता जा रहा है। उससे क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। क्यों सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? I इक्वल्स एम आर स्क्वायर, एम से मुराद मास, आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका? मास का। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब वो ऐसे गोल घूम रहा है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो अपना सारा वजन पेट के पास कर रहा होता है ताकि सारा वजन एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ जाए। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ जाएगा तो आर कम हो जाएगा, तो इससे आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई कम होने से क्या होगा? ओमेगा बढ़ जाएगा। क्यों सर? बेटे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। क्यों भाई? जब वो ऐसे कूद गया तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है? नहीं लग रहा। सर वेट लग रहा है ना। अब ये भी समझ लेना, अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा है, सर वेट लग रहा है, वेट फोर्स है, वो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं करेगी, प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों भाई? वेट कहां पे लगता है? जो वेट लगेगा उस फ्री फॉलिंग बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगता है, और वो घूम रहा भी किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। अगर आप याद करो, हमने ये बात पढ़ी थी, अगर आपके पास ये एक रॉड है, गौर से सुनना, ये एक रॉड है, अगर आप इस रॉड पे इधर फोर्स लगाओगे तो जिंदगी में कभी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क विल बी जीरो। दरवाजा जहां से दीवार के साथ लगा हुआ है, आप सारी जिंदगी वहां फोर्स लगाते रहो, दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी तो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वेट यहां पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क की तरह एक्ट नहीं करता, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा शुड बी कांस्टेंट, आई ओमेगा शुड बी कांस्टेंट। मान लेते हैं, मिसाल दे रहा हूं, जब पहले उसने ऐसे गोल गोल घूमना शुरू किया उस वक्त आई का वैल्यू था 10, मिसाल दे रहा हूं, और ओमेगा का वैल्यू था 2, तो 10 2 क्या हो गया? 20। समझना बात को। जब उसने पहले यहां से छलांग लगाई, अपना हाथ ऐसे ऊपर किया, पांव भी फैलाए हुए, पूरी बॉडी स्ट्रेच पोजीशन में है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और उसका जो जैसे घूमना शुरू हो रहा है तो अभी जो इसकी स्पीड है 2 रेडियन पर सेकेंड है। अब उसने क्या किया? अपने आप को बिल्कुल सुकड़ लिया, जो भी उर्दू का लफ्ज होता है, बिल्कुल अपने आप को कंप्रेस कर लिया, कॉम्पैक्ट कर लिया, अपने हाथ बिल्कुल पेट के करीब कर लिए, घुटने भी ऐसे कर लिए। इससे क्या होगा? इससे आपके पास आई कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि आई आपके पास कम होगी, कितना हो गया? 4 हो गया। अभी एंगुलर मोमेंटम ने कंजर्व रहना है, कांस्टेंट रहना है, 20 का 20 रहना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 बनेगा 5 से। समझ आ रही है? तो भाई साहब जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आप नोट करो, ओमेगा पहले के मुकाबले में क्या हो गया है? बढ़ गया।
पॉइंट समझ में आ रहा है? ओमेगा बढ़ गया, जब इसके गोल गोल घूमने की रफ्तार बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा कुलाटियां खाता हुआ नीचे आएगा, ज्यादा रोटेशन करता हुआ नीचे आएगा, ज्यादा चक्कर मारता हुआ नीचे आएगा। और इसके ओलंपिक में नंबर्स होते हैं, आपने नोट किया है कौन कितने ज्यादा गोल गोल कुलाटियां खाता हुआ नीचे आया है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो डाइवर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखता है। सिमिलरली इसी तरीके से एक और मिसाल अक्सर दी जाती है जो एक और मिसाल अक्सर दी जाती है ना भाई लोग, वो भी ध्यान में रख लेना। वो ये दी जाती है बेटे कि आपके पास अगर मान लो ये कोई एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, इसका तो अभी हम एक सवाल भी करेंगे, ठीक है। ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बिल्कुल सेंटर में इधर एक बंदा जो है ना वो है मौजूद है, ठीक है। और इसके हाथ में जो है ना वो डंबल है, इसके हाथ में क्या है? डंबल है। और इसने अपने हाथ ऐसे स्ट्रेच करके डंबल यहाँ पे होल्ड किए हैं, ठीक है। ये डंबल है, डंबल समझते हो ना, वो जिम में जो उठाए जाते हैं, ठीक है। ये डंबल है ऐसे, ये क्या कर रहा है? ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है विद सम ओमेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये ऐसे डंबल इसके हाथ में, ये मान लो ये डंबल है इसके हाथ में, ये डंबल है, ये क्या करता है? डंबल को ऐसे कर लेता है, डंबल को अपनी बॉडी के करीब कर लेता है, समझना। जब ये डंबल को, अभी ये गोल घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसे ओमेगा आई कह देते हैं। जब ये इन डंबल को अपनी बॉडी के करीब कर लेगा तो क्या होगा भाई साहब? देखो अभी इसने अपने बॉडी के करीब कर लिया इसे, जब ये यहां पे इसको करीब कर लेगा तो पहले डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा था, जब आर की वैल्यू ज्यादा है तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा, ओमेगा कम होगा। आई इंटू ओमेगा इज आ कांस्टेंट, ऐसा ही है। तो जब आई ज्यादा है तो ओमेगा कम होगा कांस्टेंट रहने के लिए। अब जब इसने इसको करीब कर लिया तो देखो आर कम हो गया, मास करीब आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के। जब आई कम हो जाएगा आर के कम होने की वजह से ओमेगा ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि इसके गोल घूमने की जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ आ गई? और मिसाल कौन सी है? एक और मिसाल आपके पास जो आइस स्केटर्स होते हैं वो भी एक मिसाल है। आपने कभी दुबई मॉल के अंदर देखा होगा, अक्सर टीवी पे भी आ रहा होता है, आप जाते हो ना तो वहां पे आइस स्केटिंग हो रही होती है। वो ऐसे लहराते हुए आते हैं, पहले ऐसे मतलब आते हैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच पोजीशन में, फिर एकदम से ना अपनी टांगे भी बिल्कुल यूं समेट लेते हैं और हाथ भी ऐसे कर लेते हैं और ऐसे गोल 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 तेजी से घूमना शुरू हो जाते हैं। पहले आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे होते हैं, इस यूं करते हुए आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, और जब बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो गोल गोल तेजी से घूमना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है? पहले जब हाथ फैलाए हुए थे तो मास दूर दूर था, आपके पास जो आई था वो कैसा था? आई इक्वल एम आर स्क्वायर, आर ज्यादा है तो आई ज्यादा था, गोल घूमने की रफ्तार कम थी। जब हाथ वाथ सब सुकेड़ लिए तो क्या हो गया? मतलब कम कर लिए, कॉम्पैक्ट कर लिए, करीब कर लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के, वर्टिकल एक्सिस के करीब कर लिए। अब क्या हो गया आपके पास? अब मेरे बच्चे आपके पास ये हो गया कि आर कम हो गया, मास करीब आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के, आई कम हो गया तो ओमेगा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बढ़ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यही सारी हमारे पास एग्जांपल्स थी, ठीक है। अब इसके सवाल की तरफ चलते हैं, कॉपी कर लीजिए। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने दो सवाल मेंशन किए हैं। पहला सवाल एक प्रैक्टिस के लिए, जितनी बात अभी हमने डिस्कस करी उससे रिलेटेड, फिर उसके फौरन बाद मैंने आपके सामने एनटीएस 2015 का एक सवाल प्लेस किया है, ठीक है। आगे देखते जाएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही बनता जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अ डाइवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। डाइवर के बारे में अभी हमने बात की थी, डाइवर ऊपर से छलांग मारता है, उसके सेंटर ऑफ मास के से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, जिसके अबाउट में वो ऐसे कुलाटियां खाता हुआ नीचे जाता है। जितनी ज्यादा कुलाटियां खाएगा, नंबर उतने ज्यादा, कुलाटियां ज्यादा खाने के लिए एंगुलर स्पीड बढ़ानी है, एंगुलर स्पीड बढ़ाने के लिए आई कम करेगा, आई कम करने के लिए अपने आप को सुकेड़ेगा, समेटेगा, कहां लेकर आएगा? करीब लेकर आएगा सेंटर ऑफ मास के। पढ़ो, diver having a moment of inertia 10 kilogram meter square about an axis through its center of mass rotate at an angular speed of 2 radian per second about this axis. If he folds his hands, या इट्स की जगह पे हिज आना चाहिए था, अगर वो अपने हाथ फोल्ड करता है और पाँव फोल्ड करता है, ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझ लो, ऐसे अपने आप को ना बेली बटन के करीब ला रहा है। टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर स्पीड। हमें पता है भैया कि हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। मैंने एक, अगर किसी के जहन में यह सवाल आता कि सर वेट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो मैंने वो भी बता दिया, ठीक है, कि वेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। पॉइंट समझ आ गया? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वेट सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करेगा। जब सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करेगा तो वो
टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, जो मैंने मिसाल भी दे दी आपको। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, इसका मतलब आई ओमेगा ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2 किसका, सिस्टम का, ध्यान में रखना। अभी मेरा बेटा आपके पास सिस्टम का पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, पुरानी एंगुलर स्पीड क्या दी है, 2 रेडियन पर सेकेंड, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने अपने हाथ पांव समेटने के बाद क्या कर लिया, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ओमेगा 2 कितना आ गया, ओमेगा 2 तो आपको मालूम करना है भाई साहब, 5 1 जा 5 2 जा, तो भाई साहब ओमेगा 2 कितना आ रहा है, 4 रेडियन पर सेकेंड। आप नोट करो, जब उसने अपने हाथ पांव समेट लिए तो पहले जब उसने छलांग मारी थी स्प्रिंग बोर्ड से उस वक्त इसकी एंगुलर स्पीड ये थी, अब क्या हो गई 4 रेडियन पर सेकेंड। तो जो जितना अपना आई कम करेगा, जितने अच्छे से अपने आप को समेटेगा, उसका ओमेगा उतना ज्यादा होगा, वो उतनी ज्यादा गोल गोल घूम सकता है। अगला सवाल देखो, अब वीडियो को पॉज करेंगे और पहले सवाल को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जब तक मैं अपने मासूम मार्कर को इंक पे ला दूं। चलो भैया अच्छे से देख लो, सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके अच्छे से सवाल को पहले अटेम्प्ट कर लें। जब तक एक आंसर ना आए आपने पॉज का बटन हटाना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बच्चे, गलत आंसर आएगा, आ जाए कोई मसला थोड़ी है, गलत भी आएगा तो उसको आप अपने पास नोट करके सीख लोगे, ठीक है भैया। चले चलो 1 2 3 4 कहते हैं भैया व्हील ऑफ मोमेंट इनर्शिया 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का, रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे कोई व्हील है, ये उसका एक्सिस है, ठीक है, ऐसे व्हील में ऐसे ये लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है, इसके अबाउट में ये व्हील घूम रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड से। इट पिक्स अप स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम एट इट्स एज। इसने घूमते घूमते यहां पे एज के ऊपर एक मास और ले लिया, समझ रहे हो, पहले खाली व्हील घूम रहा था, अब इसके एज पे किनारी पर एक मास आ गया जिसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है। फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड, कॉमन सेंस की बात है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर कोई बॉडी गोल 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 घूम रही है, उसके किनारे पे आप कोई वजन ऐड कर दोगे तो उसके घोलना बोल रहा हूं, उसके घूमने की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नेचुरल सी बात है, ऑब्जर्वेशन है। बॉडी गोल घूम रही है, आपने ऐसे कोई चीज रख दी तो उसके गोल घूमने की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, बॉडी प्लेस करी है, समझना, कोई फोर्स नहीं लगाई, क्या प्लेस करी है, बॉडी प्लेस करी है। जब आपने कोई बॉडी प्लेस करी भाई साहब, तो अभी ये गोल घूम रहा है, बॉडी प्लेस करने से क्या हुआ, सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो चेंज हो गया, तो एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगी, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। क्यों, पहले I इक्वल्स mr² सिर्फ इस व्हील का था, अब जब आपने यहां भी रख दिया तो प्लस इसका मास, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर भी ऐड हो गया, पॉइंट समझ आ रहा है। तो जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया सिस्टम का, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी काम से करना है, ठीक है। चलो ठीक है भाई साहब, अब देख लेते हैं क्या करना है। देखो भैया, हमें पता है कि भाई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे लगने वाला है 0, इसका मतलब I इंटू ओमेगा विल रिमेन कंजर्व या कांस्टेंट, ठीक है। I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली, तो भाई सिस्टम में सिर्फ पहले व्हील ही था, तो भाई साहब आ गया 0.5, और रेडियस कितना दिया हुआ है, बल्कि रेडियस की जरूरत ही क्या है, हमें डायरेक्ट आपको ये दे दिया ना 0.5, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा हो गया, समझ आती है बात की, बेहतरीन हो गया। आगे क्या कहते हैं, ओमेगा 1 दिया हुआ है 20 रेडियंस पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड, I1 ये रहा, ठीक है भैया, विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2। I2 क्या है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसने ये पार्टिकल मास वाला पिक कर लिया, तो भाई अब सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, गौर से देखना, पहले मैं यहां लिख देता हूं। I2 जो होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं ये व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसने वो जो एक पार्टिकल का पिक किया है, भाई अब घूमने वाली दो चीजें हो गई ना, समझो। अभी व्हील भी रोटेट कर रहा है और व्हील के एज के ऊपर वो मास भी रोटेट कर रहा है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सिस्टम में ऐड होगा और व्हील का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले से मौजूद है ही। तो I2 कैसे आएगा भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 0.5
प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ाया था, अगर किसी पॉइंट मास को गोल घुमाया जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, mr स्क्वायर। m कितना है 200 ग्राम, डिवाइड कर देंगे 1000 से। r स्क्वायर रेडियस, r स्क्वायर रेडियस होता है, लेकिन ध्यान में रखना यहां पे जब आप mr स्क्वायर की बात करते हो, ये वाला जो r होता है, ये जो पॉइंट पार्टिकल है वहां से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का फासला होता है, पढ़ाया था। तो ये जो r है ये कहां पे रखा हुआ है, पार्टिकल h पे रखा हुआ है। h का मतलब क्या है, अगर ये व्हील है तो इसके बिल्कुल ऐसे किनारे पे रखा हुआ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है, तो यहां से लेके यहां तक का फासला r के बराबर ही हो जाएगा। अगर ये ऐसे यहां कहीं पे रखा होता, गौर से सुनना, तो ये r/2 हो जाता, लेकिन अभी h पे रखा है, किनारी पे रखा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा r स्क्वायर, r कितना दिया हुआ था, यहाँ कहीं दिया हुआ था ना 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है I2 है, समझ आती है, उठा के यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 20 बच्चे विल बी इक्वल टू I2, ये हमने निकाला 0.5 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 का स्क्वायर, यानी कि मैं इसे 2 बार लिख सकता हूँ 20/100, और मल्टीप्लाई किससे करा दिया, ω2 से, जो मुझे ω2 निकालना है। बेटे ये वाली एक्सप्रेशन मैंने पूरी एज इट उठा के यहाँ लगाई है, चेक कर लो। I1 ω1 इक्वल्स I2 इंटू ω2। भाई ये बात समझने वाली है ताकि आप परेशान ना हो कि I2 कैसे निकाला है। सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम के फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। तो पहले सिस्टम में सिर्फ व्हील गोल गोल घूम रहा था, अभी व्हील की किनारी पे एक पार्टिकल भी साथ गोल घूम रहा है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड हो जाएगा उठ के, सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा भैया, अब जो जो आपके पास सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर लेते हैं उठा के, ठीक है। आपको ω2 चाहिए वैसे भी। अच्छा भाईजान, ये 2 0 से 2 0 ये चले गए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये चला गया, ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है। 5 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ आ गया, प्लस 2 2 4 2 8 8 ये आ गया, अपॉन में 10 10 10 1000 आ गया ω2, ठीक है भैया। 0.5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 से ये क्या आ जाएगा 10, भाई 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 5 हुआ, 5 2 से क्या हो गया 10 हो गया। अच्छा भाई साहब, अगर इसको मजीद देखेंगे तो 10 विल बी इक्वल टू, एलसीएम सेम करने के लिए अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1000, साथ में क्या आ गया मेरे पास ω2 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ दिख रहा है ना, अगर मैं ऑप्शंस के नीचे लिखूँ, बिल्कुल दिख रहा है, देखो इधर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो भाई साहब ये बन जाएगा 10 विल बी इक्वल टू 508 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय ω2, ठीक है। इसको उठा के वहाँ फेंक देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 508 इक्वल ω2, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, विदाउट कैलकुलेटर अगर करना है तो भाई मैं इसको अगर यहाँ पे 508 को अगर मैं 500 कर दूँ मिसाल के तौर पे, तो भाई साहब ये और ये 2 0 से 2 0 मर गए, 5 1 जा 5 2 जा 2 10 जा कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो भाई 20 का करीब तरीन ऑप्शन देख लो, 20 का करीब तरीन ऑप्शन कौन सा आ रहा है 19.7 रेडियन पर सेकेंड। पॉइंट समझ आ गया। पहले आपके पास जो उसकी घूमने की रफ्तार थी वो क्या थी 20 रेडियन पर सेकेंड, अब क्या आ रही है 19.7 रेडियन पर सेकेंड। सर आपकी तो अभी भी 20 आ रही है बच्चे, वो 20 इसलिए आ रही है कि यहाँ 508 को मैंने जबरदस्ती 500 करके सॉल्व किया है, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करोगे तो आंसर ऐसे ही निकलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि पहले 20 थी, जब आपने ये पार्टिकल एच पे डाला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, क्योंकि मास बढ़ गया तो आपके पास ओवरऑल स्पीड एंगुलर क्या हो गई, कम हो गई। कॉपी कर लो और सवाल करते हैं इसके। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है। ये सवाल एनईडी 2015 में पूछा गया। 2015 वो साल था जब मैंने खुद एनईडी का पेपर दिया था, तो ये हमारे साल का क्वेश्चन था और ये उस साल का फिजिक्स सेक्शन का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन काउंट होता है जो उस साल आया था। जो सिंध बोर्ड की पुरानी किताब थी ना, उसके अंदर ये रोटेशनल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे डिफाइन हुए हुए थे, तो ये उसी से कुछ मिलता जुलता उन्होंने सवाल बनाया था। आप टाइम लो 3 से 4 5 मिनट 10 मिनट, वीडियो को पॉज करके सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट करो। मेरा ये सवाल उस साल गलत हुआ था, ठीक है, जाहिर है हमने पढ़ा ही नहीं था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए जब आपके पेपर में आएगा तो, ठीक है। चलो, A boy is standing on the disc rotating about a vertical axis passing through its center. एक डिस्क है, प्लेटफॉर्म है जो ऐसे गोल घूम रहा है, जो रोटेट कर रहा है अबाउट। अभी जो डंबल वाली मिसाल दी थी ना, कुछ कुछ उससे रिलेट करो। प्लेटफॉर्म है, उसके वर्टिकल एक्सिस के गिर्द वो प्लेटफॉर्म ऐसे गोल 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 घूम रहा है। बॉय उसके ऊपर खड़ा हुआ है,
पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये वाली मिसाल हर बोर्ड की किताब में मिल जाएगी आपको, उसी से सवाल फ्रेम हुआ है। ही पुल हिज आर्म्स टुवर्ड्स हिमसेल्फ, उसके हाथ पहले ऐसे, अब वो अपने हाथों को ऐसे करीब करता है। रिड्यूसिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय अ फैक्टर ऑफ ए, पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी था, मान लो पहले अगर x था तो अब x डिवाइडेड बाय a हो गया, पहले x था अब हाथ करीब कर लिया तो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ गया, r का वैल्यू कम हो गया तो i कम हो गया, कितना, डिवाइडेड बाय a हो गया। न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क बिकम्स डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू, पहले अगर ओमेगा थी तो इसके ये हरकत करने से डिस्क की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 2 ओमेगा हो गई। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉय इज आई नॉट, अगर बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई नॉट था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या होगा। ठीक है भाई साहब, ऑप्शंस आपको गिवन है 2i नॉट a, i नॉट बाय 2a, i नॉट इंटू 1 माइनस 2 बाय a, i नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय a। NED 2015 हमने तो भैया देख के छोड़ दिया था। ठीक है, चलो चले भाई करें। देखो मेरा बेटा, जब उसने हाथ ऐसे स्ट्रेच किए हुए थे, जब वो हाथों को ऐसे करीब करेगा तो हाथों को करीब करने से क्या कोई एडिशनल टॉर्क ऐड हो रहा है, नहीं। एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0, नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0, विच मींस एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस विल रिमेन कंजर्व। बस खत्म, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो भाई साहब I इंटू ओमेगा विल रिमेन कॉन्स्टेंट, बस इतनी सी बात है। अब क्या करेंगे, I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 सिस्टम का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 सिस्टम का फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहन में रखने वाली बात है। पहले भी सिस्टम में बॉय और प्लेटफॉर्म दोनों गोल घूम रहे हैं, बाद में भी सिस्टम में दोनों गोल घूम रहे हैं। भाई डिस्क भी रोटेट कर रही है लिखा हुआ, और बंदा भी क्या कर रहा है, ये जो लड़का है ये भी क्या कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है। तो भाई I1 क्या होगा, I1 होगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सवाल में गिवन है अपने पास कितना है, I नॉट, ये लिखा हुआ I नॉट गिवन है, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली कितनी है, ओमेगा। अच्छा, बाद में क्या हुआ भाई साहब, बाद में देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा जो पहले था। भाई लड़के ने अपने हाथ करीब किए, डिस्क की मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुई, डिस्क अपनी जगह पर है, वो जो प्लेटफॉर्म था वो तो वहीं का वहीं है। प्लस लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, पहले के मुकाबले में a टाइम्स कम हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हो गई, और हमें गिवन है ओमेगा डैश इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। बच्चे अगर आपने पिछले लेक्चर सारे क्लियर किए हुए तो हम रोटेशन में बहुत आगे जा चुके हैं, इसलिए अगर मसला हो रहा है तो ये उस प्रॉब्लम की वजह ये होगा। पीछे वाले लेक्चर अगर क्लियर नहीं है तो, अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्ट का फील आ रहा होगा जो भी हम बातें कर रहे हैं। भाई ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही निकालते हैं, इंडिविजुअल रोटेटिंग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते हैं, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो भाई दो चीजें, एक डिस्क घूम रही है, एक लड़का घूम रहा है, तो डिस्क का ये रहा, लड़के का ये रहा, ये सवाल में गिवन है। डिस्क का नहीं गिवन, वो निकालने आईडी कह दिया उसे मैंने, आई कह दो आप, जो अच्छा लगे कह दो। आईडी डिस्क का वही रहेगा बाद में भी, क्योंकि उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा क्योंकि उसने अपना मास समेट लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में। ओमेगा प्राइम की जगह में मैं 2 ओमेगा लिख दूंगा, क्योंकि सवाल में ये कहा गया है कि जब लड़के ने ये हरकत करी, जो नई एंगुलर स्पीड थी वो पहले के मुकाबले में कितनी हो गई, डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू ओमेगा थी तो नई वाली कितनी हो गई, 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा को मार देंगे, सिंपल है, मर गया। 2 को ब्रैकेट के अंदर चिपका दो, आई इंटू डी प्लस आई नॉट विल बी इक्वल टू 2 आएगा, तो 2ID प्लस का 2I नॉट बटे ए। इस भाई को वहां फेंकेंगे, उस भाई को यहां ले आएंगे, तो जनाब क्या बनता है, 2ID माइनस का ID विल बी इक्वल टू 2I नॉट बटा ए माइनस का I नॉट। सही है। अब क्या करना है, 2ID माइनस ID कितना हुआ, ID हो गया। यहां से अगर मैं I नॉट कॉमन निकाल लूं तो भाई साहब 2/a माइनस का 1। हाँ, कोई भंड मार दिया क्या, ऑप्शन उल्टा क्यों आ रहा है, ऑप्शन को उल्टा नहीं आना चाहिए। वाह 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 बिलाल भाई, वाह वाह। देखो अब आपके पास क्या हुआ, यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमारे पास था देखो हमने क्या गलती करी है बच्चे, ऑप्शन उल्टा क्यों आ रहा है। आईडी को हमने वहां भेजा तो भाई साहब 2ID माइनस ID हो गया। सही है, वाह। देखो भाई साहब आईडी वहां गया, देख रहे हो बच्चे, आईडी वहां पे गया यहां से, तो ये 2I नॉट उठ के यहां पे आएगा, तो ये माइनस का होगा। गलती समझ आ गई, देखो ये 2I नॉट अपॉन ए यहां प्लस का है, इसको यहां लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये वाला वहां जाके ये प्लस वाला है वहां जाके माइनस होगा, ये प्लस वाला यहां के माइनस होगा। मैंने ये काम उल्टा कर दिया, देखो इधर फिर से भेज दे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इंसान है हम भी। तो भाई साहब 2ID ये वहां गया तो माइनस का ID विल बी इक्वल टू, ठीक है,
अब इस वाले को आप वहां भेज दो या उस वाले को यहां ले आओ, ठीक है। ये आपके पास है प्लस आई नॉट, यहां ले आएंगे तो माइनस का 2i0 बाय ए। आईडी को वहां भेजा, इसको आप यहां ले आए, ठीक है। सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। एक को वहां भेजा, एक को यहां लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2id माइनस आईडी कितना हुआ भाई? आईडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, आई नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 बाय ए, ठीक है भाई। तो आई नॉट इंटू 1 माइनस 2 बटे ए। समझ आता है ये सवाल, ठीक है। तो इस तरह का भंडा नहीं मारेंगे जैसा बिलाल भाई ने सवाल में मारा था। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने एक सवाल और मेंशन किया हुआ है। यह सवाल बलूचिस्तान बोर्ड की जो अभी किताब है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जाम्पल नंबर 5.10 है, और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अंदर एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 है एज इट इज। बलूचिस्तान बोर्ड का सवाल थोड़ा सा चेंज है, तो वो जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें इस सवाल को, बलूचिस्तान बोर्ड वाले क्वेश्चन को मैं इसको एज ए होमवर्क दे दूंगा। आपने यहां पे कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझनी है। एज इट इज क्वेश्चन पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में मौजूद है, पास्ट पेपर में आया हुआ है आर्मी मेडिकल कॉलेज के और आगा खान के। और जो मेरी हमेशा बात है, किताब पढ़ो मेरा लेक्चर देखने के बाद, और उसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम भी लगाओ और एग्जाम्पल भी करो। अगर आपने लेक्चर तमीज से लिया हुआ है तो कोई किताब आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाली और कोई एग्जाम्पल आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। चलो सवाल कहता है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, देन द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी। अब पहले तो ना ये सवाल अगर रैंडमली 10 सवालों के बीच में आ जाए ना, और आपने इस तरह का सवाल पहले ना किया हो, ये सवाल देख के पहले तो यही समझ में नहीं आता कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कुछ हो रहा भी नहीं है, अचानक से उड़ते उड़ते क्या हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ को आपने सडनली हाफ कर दिया और कहता है भाई ड्यूरेशन ऑफ द डे बताओ। बोला भाई ड्यूरेशन ऑफ द डे का रेडियस से क्या ताल्लुक है? तो भाई समझो क्या ताल्लुक है। दिन आप किसे कहते हो? सर 24 घंटे को। 24 घंटे में ऐसा क्या होता है कि आप उसे दिन कहते हो? बेटा अर्थ अपना एक चक्कर पूरा करता है अपने एक्सिस के गिर्द। दिन में दिन और रात जो आता है 24 घंटे में क्या होता है? सूरज वहीं से निकलता है 24 घंटे बाद। तो भाई सूरज थोड़ी घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। तो अर्थ ने क्या करा, अपना एक चक्कर मुकम्मल किया अपने एक्सिस के अबाउट, उसको आप कहते हो एक दिन हुआ। तो चक्कर काटना इज रोटेशन इज 1 डे। तो अगर चक्कर तेजी से काटेगा तो दिन जल्दी हो जाएगा, अगर चक्कर मर मर के काटेगा तो दिन लेट होगा। समझ आ रही है बात? ड्यूरेशन ऑफ द डे 24 घंटा कब होता है? जब मान लो ये अर्थ की साइड थी, ये ऐसे गोल 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 घूम के वापस यहां पे आ जाए, ऐसे समझ जाओ बस, ठीक है। यहां था, ये ऐसे पूरा गोल घूम के वापस यहां पे आ जाए, दिस इज 1 डे। अगर ये गोल घूमने की रफ्तार आहिस्ता हो जाए तो 24 घंटे से वो टाइम बढ़ जाएगा, आपका दिन बढ़ जाएगा। अगर कम हो जाए तो वो 24 घंटे से टाइम कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्लियर हो रहे हैं? अब देखो, अगर आप अर्थ जो गोल गोल घूम रहे हैं वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में घूम रहा है, अगर आप उसके रेडियस को बढ़ाओगे या कम करोगे, उसकी वजह से कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो ऐड नहीं हो रहा। बेटे अर्थ जब यहां से ऐसे गोल घूमना शुरू करता है और वापस अपने पॉइंट पर आता है, हम कहते हैं ये एक रोटेशन हुआ, 24 घंटे मुकम्मल हो गए, और 24 घंटे का मतलब होता है आपका एक दिन हो गया। अगर इसकी गोल घूमने की रफ्तार बढ़ जाएगी तो ये चक्कर जल्दी मुकम्मल करेगा, तो ड्यूरेशन ऑफ द डे कम हो जाएगा। अगर इसकी गोल घूमने की रफ्तार कम हो जाएगी तो ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ आती है बात की कुछ कुछ, ठीक है। रेडियस के बढ़ाने और घटाने से आप कर क्या रहे हो? रेडियस के ज्यादा करने से वही मास ज्यादा जगह में फैल रहा है, रेडियस के कम करने से, कॉन्ट्रैक्ट करने से वही मास कम जगह में फैल रहा है, ठीक है भैया। तो एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क कोई नहीं लग रहा। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो मेरा बेटा आप ये कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई इंटू ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। तो हम कहेंगे I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 क्या है? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। अर्थ हमारा सिस्टम है, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जरा सोचो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में मैंने आपको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडीज का पढ़ाया था। उसमें याद करो, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर जो अपने एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा होता है, हमने पढ़ा था 2 डिवाइडेड बाय 5 mr²। अब आज वो वक्त आ गया इसको इस्तेमाल करने वाला, 2/5 mr²। ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं। तो I1 की जगह पे क्या आएगा? 2/5 mri का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं T इक्वल्स 2π/ω होता है, विच मीन्स ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t। हाँ या ना? तो ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा? 2π/t1। भाई साहब समझ आ गया?
I2 क्या होगा 2/5 mr फाइनल का स्क्वायर। भाई आपने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट करने पर रेडियस कम हो गया, या एक्सपेंड करते तो रेडियस बढ़ जाता। मास चेंज नहीं हुआ, सवाल में कहीं नहीं कहा कि मास चेंज हुआ है, सेम मास कम या ज्यादा जगह में आने की बात हो रही है। अभी कॉन्ट्रैक्शन है, ये बलूचिस्तान बोर्ड का सवाल दूंगा, उसमें एक्सपेंशन है, सेम मास कम या ज्यादा जगह में आ रहा है, ठीक है। ओमेगा 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, इसको कह लो इनिशियल, ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाय टी फाइनल। जो मर रहा है उसे मार दो भाई, 2/5 m से 2/5 m मर गया, 2 पाई से 2 पाई मर गया। अब क्या बनता है यहां पे भाई साहब, आर आई का स्क्वायर अपॉन में आ गया टी आई विल बी इक्वल टू आर एफ का स्क्वायर डिवाइड में आ गया टी एफ। अगर टी एफ को वहां फेंक दे, बाकी सबको वहां ले जाए, तो फाइनल टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू आर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी आई। यही बनता है भाई लोग, क्या बनेगा, फाइनल टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू आर एफ डिवाइडेड बाय आर आई, ऊपर आ गया होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी आई। अब बहुत सारी जगहों पे ना इसको ऐसे शॉर्टकट पढ़ाया जाता है, अल्लाह का वास्ते इसका शॉर्टकट मत रट्टा मारना, क्योंकि सवाल में अभी मास चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर सवाल में रेडियस कॉन्ट्रैक्शन के साथ मास भी चेंज कर दे, कि अगर अर्थ का मास बढ़ जाए, अर्थ का मास कम हो जाए, तो भाई फिर एम एम से कैंसिल थोड़ी होगा, फिर पहले का मास और होगा, बाद का मास और होगा, तो मास भी यहां पे आ रहा होगा फिर। तो इसलिए ऐसे कोई बेहुदा किस्म के रट्टे ना मारा करो। अब क्या करना है भाई, बस वैल्यू पुट करेंगे। फाइनल क्या कह रहा था, रेडियस ऑफ अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि इनिशियल रेडियस को अगर मैं कहता हूं आर है, तो फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ द प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू आर है, उसका हाफ कैसे आएगा, r/2। चेक करो, रेडियस ऑफ अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, पहले के मुकाबले में आधी हो गई, हाफ द प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले आर था, अब क्या हो गया, r/2। सही है, तो भाई साहब ले आओ यहां पे आर फाइनल कितना आ रहा है आपके पास, r/2 अपॉन में आ गया आर, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी इनिशियल। टी इनिशियल कितना होता है, 24 घंटा। भाई अगर ये सब ना करते तो अर्थ का एक चक्कर कितनी देर में पूरा होता, 24 घंटे में, तो आ गया भाई। आर से आर मर गया, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24, सिंप्लीफाई कर दिया, 4 6 क्या हो गया 24, यानी कि 6 घंटे लगेंगे अर्थ को अपना चक्कर मुकम्मल करने में, अगर रेडियस को आधा कर दिया जाए। एक बात है। दूसरी बात, अभी यहां मास चेंज नहीं हुआ क्योंकि सवाल में नहीं लिखा हुआ। अगर मास भी चेंज होगा तो भाई यहां पे फिर मास को कैंसिल नहीं करेंगे, mi mf बन जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, mi mf भी यहां पे आ रहा होगा, वैल्यू पुट करके कर लेंगे, सिंपल, दिक्कत तो कोई है ही नहीं। दूसरा चीज एक और ध्यान में रखने वाली बात, अगर आपको कहे डायामीटर पहले के मुकाबले में हाफ हो गया, नया डायामीटर पहले के मुकाबले में हाफ हो गया, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो रेडियस की एक्सप्रेशन है, तो जहन में रखना डायामीटर जितना चेंज होता है रेडियस भी उतना ही चेंज होता है। मुझे पता है ये बात हजम करना मुश्किल होता है, लेकिन देख लो, देखो लग रहा है ऐसे होता है कि अगर डायामीटर हाफ होगा तो रेडियस 4 गुना कम होगा। जहन में आता है ना d = 2r वाला, भाई साहब वो ऐसा नहीं है। देखो समझो, ये मान लो एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 है, तो इसका डाया कितना होगा, 4 होगा। भाई डाया होता है रेडियस का ट्वाइस, तो 2 2 जा 4 हो गया। अभी एक सर्कल है, इसका रेडियस 10 है मिसाल के तौर पर, समझना, इस सर्कल का डाया क्या होगा, 20 होगा। 2 के टेबल में 10 आता है, यस सर, कहां, 5 टाइम्स। 4 के टेबल में 20 आता है, यस सर, कहां, 5 टाइम्स। इस सर्कल के मुकाबले में इसका रेडियस 5 गुना बड़ा है, इस सर्कल के मुकाबले में इसका डाया भी कितना बड़ा है, 5 गुना। तो जिस रेशो से डाया बढ़ता है उसी रेशो से रेडियस बढ़ेगा। तो अगर यहां आपको कहता डायमीटर ऑफ द अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, तो डायमीटर आधा हुआ मतलब रेडियस भी आधा हुआ, डायमीटर 3 गुना कम हुआ मतलब रेडियस भी 3 गुना कम हुआ। क्योंकि जो d = 2r है, इसके अंदर d और r का रिलेशन डायरेक्ट और लीनियर है। जहन में रखिएगा ये सारी बातें, बच्चे यहीं पे फंसते हैं, एक रट्टा मार लेते हैं मास का, मास यहां है ही नहीं, ठीक है, तो यहां पे मास नहीं आ रहा, तो भाई ये सिर्फ तब वैलिड है जब मास चेंज नहीं हो रहा। समझ आ गई, मास चेंज होगा तो फिर ये कटेगा नहीं, ये mi होगा, ये mf होगा, इसको यहां लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे वो टर्म भी आ रही होगी। कीप दिस थिंग इन माइंड। दूसरी चीज, अगर कहे डायमीटर आधा हुआ है तो रेडियस भी आधा ही हुआ होगा। ये मैंने मिसाल से समझाया, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, इसका रेडियस 2, डाया 4, इसका रेडियस 10, डाया 20। 2 के टेबल में 10 आता है, कहां, 5 पे, तो 2 5 10। इस सर्कल के मुकाबले में इसका रेडियस 5 गुना ज्यादा है, डाया देख लो, 4 5 20, डाया भी 5 गुना ज्यादा है, तो रेडियस 5 गुना बड़ा, डाया भी 5 गुना बड़ा। पॉइंट समझ आ गया, जहन में रखिएगा सारी बातें।
ठीक है, तो डाया आधा होगा तो रेडियस भी आधा होगा। कॉपी कर लो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन और मेंशन है, कहता है अ फोर्स F इक्वल्स AI कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप इज एक्टिंग एट अ पॉइंट R इक्वल्स 2I कैप माइनस 6J कैप माइनस 12K कैप। वैल्यू ऑफ A फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट द ओरिजिन इज। नस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, ये एक किसी ईयर में और भी आया है, ठीक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा नहीं है। अब जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चे के जहन में पहली चीज ये आती है, सर ऐसा तो कोई हमारे कोर्स में ही नहीं था, पेपर आउट ऑफ कोर्स है, प्रेस क्लब जाएंगे, अंडे टमाटर मारेंगे, एहतजाज करेंगे। ओ भाई, ऐसा नहीं होता, हर चीज आपके कोर्स से ही होती है। अब ये क्वेश्चन एक बेहतरीन इम्तिजाज है, मिलाप है, मिक्सचर है वेक्टर्स का और रोटेशन का। तसल्ली से आप टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, 4-5 मिनट लो, सवाल को अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो, हाँ भैया हो गया। चलो देखो, देखो आपको एक फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स F इक्वल्स, अच्छा पिछले दिनों एक लतीफ़ा भी हुआ, पिछले दिनों से मुराद 1-2 साल से ये लतीफ़ा चल रहा है लतीफ़ा भी बता देते हैं आपको। लतीफ़ा ये चल रहा है कि 2021 में पहली बार PMDC ने जो है ना वो अनाउंस किया था कि वो MD कैट कंडक्ट करेंगे। PMC होता था पहले, अब PMDC हो गया। अभी तक तो PMDC है। 2024 फरवरी के अंदर, आज का तारीख है 6 फरवरी को वीडियो शूट हो रही है, टाइम है दोपहर के 12 बज रहे, तो अभी तक तो PMDC लेता है पेपर। अब कल को कोई और बॉडी आ जाए तो मुझे नहीं पता। तो PMDC ने जो अपना सिलेबस रोल आउट किया ना, उसके अंदर MD कैट की बात कर रहा हूँ, MD कैट का जो एग्जाम रोल आउट किया तो उसके अंदर ना वेक्टर्स कहीं नहीं थे, तो बच्चे ना खुशी से डांस कर रहे हैं, भाई वेक्टर्स नहीं है, मेजरमेंट्स नहीं है। अब उनको कई दफ़ा मैंने समझाया, मेरी पुरानी गाइडेंस वीडियो भी मौजूद है प्लेलिस्ट में, आप चेक करोगे। मैंने बच्चों को ये बात समझाई कि भाई वेक्टर्स और मेजरमेंट्स जो है ना वो बेसिकली ABC होती है मैकेनिक्स की। अगर आपको वो नहीं आती ना तो आप आगे मैकेनिक्स तो सोच ही नहीं सकते कि वो कैसे होगा। लेकिन बच्चे खुश, और ऐसे बड़े बड़े इदारों को मैं जानता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में मैं भी खुद भी काम कर रहा था किसी एक इदारे में, तो मैं ऐसे इदारों को जानता हूँ बाकायदा, जिन्होंने बगैर वेक्टर्स पढ़ाए मैकेनिक्स पढ़ा दी। अब क्या पढ़ाया बच्चे ने, क्या पढ़ा वल्लाहुल आलम, अल्लाह जानता है क्या पढ़ा, ठीक है। तो या मतलब हर जो कोई भी मैकेनिक्स का पार्ट है उसमें वेक्टर्स को आप कैसे निकाल सकते हो यार। वेक्टर्स में पढ़ते क्या हो, वेक्टर ऐड कैसे हो रहा है और वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। अभी अगर वही नहीं पढ़ोगे तो आगे पूरी फिजिक्स में जहां वेक्टर आएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में आप आंखें फाड़ फाड़ के टीचर को देख रहे होगे, ये कर क्या रहा है, क्या बातें बोल रहा है। अब देखो आ जाओ सवाल में, AI कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप एक वेक्टर दिया है, इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दे दिया आपको। आगे आपको कहता है आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, 2I कैप माइनस 6J कैप माइनस 12K कैप। जो आर वेक्टर है ये कहां से कहां होना चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम निकालना है, टॉर्क निकालना है, वहां से लेके जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, जहां पार्टिकल होगा जाहिर है, उस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है, उस पॉइंट का होता है। तो भाई आपको कहता है किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 0I कैप, 0J कैप, 0K कैप। तो आर वेक्टर की यही वैल्यू हम एज इट इज ले जाएंगे। अगर ये वाली बात समझ में आई है तो बहुत जबरदस्त, वरना ये चीज हमने टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में तफसील से डिस्कस की है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं अगर और कोई पॉइंट होता तो भी, ठीक है। अब कहता है ए का वैल्यू बताइए फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो भाई लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब आपके पास टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाए, 0। पढ़ी ये बात, टॉर्क का वैल्यू अगर 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब देखो इसकी मदद से करना क्या है, टॉ इक्वल R क्रॉस F होता है। आप यहां से R क्रॉस F निकालोगे और टॉ को 0 इक्वेट कर दोगे, आपका मसला हल हो जाएगा। चेक करें जरा, R क्रॉस F निकालने के लिए जाते हैं। R क्रॉस F कैसे निकालते हैं, I वेक्टर, J वेक्टर, K वेक्टर। पहले R के कोफिशिएंट आएंगे तो 2 माइनस 6 माइनस 12, ये सब चीज टॉर्क में हो चुकी है। F वेक्टर A 3 6, सही हो गया भाई लोग। अब यहां पे I आ गया, ये गया माइनस 6 माइनस का 12, 3 और 6, माइनस का J कैप आ गया, ये गया 2 माइनस 12 A 6, 2 माइनस 12 A और 6, 2 माइनस 12 A और 6, एक्सीलेंट। प्लस का आ गया K कैप, ठीक है, ये गया 2 माइनस 6 A और 3, 2 माइनस 6 A और 3, सही है। I कैप
6 6 36, माइनस का 36 आया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस फॉर्मूले का आ गया। 12 3 36, ये भी माइनस का 36 आएगा, माइनस फॉर्मूले का पहले से है तो ये हो गया प्लस का 36, माइनस जे कैप। 6 2 12, माइनस फॉर्मूले का आया, a माइनस 12 है, माइनस का 12 है, ये हो गया प्लस का 12 है, ठीक है, प्लस का के कैप। 3 2 6, माइनस फॉर्मूले का, माइनस 6 a माइनस 6 a, प्लस का 6 a बन गया। ये सिंप्लीफाई कर देंगे तो भाई साहब टॉर्क का वैल्यू क्या आ रहा है, ये तो भाई पूरा उड़ गया, तो ये हो गया 0 आई कैप, भाई माइनस 36 प्लस 36 कैंसिल हो गया। अगर मैं माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर भेज दूं तो ये बन जाएगा प्लस जे कैप, माइनस का 12, माइनस का 12 a, भाई माइनस साइन अंदर जाएगा, सारे साइन पलट जाएंगे अंदर के, ये हो जाएगा प्लस का के कैप मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 a। ऐसे ही है भाई साहब, ये आ रहे सारी वैल्यूज। सर अब इसको इक्वेट किससे करें, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालें? नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जब टॉर्क क्या हो, जीरो, और अगर टॉर्क जीरो है इसका मतलब ये वेक्टर कौन सा है, नल वेक्टर। नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो भाई साहब इक्वेट कर दें, अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाह रहे हो तो ये कंप्लीट फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप के बराबर होगा। कोफिशिएंट्स इक्वेट कर दो, ये जे कैप के पीछे यहाँ 0 है, इससे इक्वेट करो, क्या बनेगा, माइनस का 12 माइनस का 12 a, माइनस का 12 माइनस का 12 a टू बी इक्वल टू 0, यहां से a का वैल्यू निकाल लो, 12a विल बी इक्वल टू माइनस का 12, भाई इसको वहां ले गए तो ये प्लस हो गया। a का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है a का वैल्यू, तो भाई साहब a का वैल्यू क्या है, -1। सर अगर हम यहां से निकालें, भाई यहां से निकाल लें, जहां से दिल करे निकाल लें, ये 0 है, ये 6 प्लस a है, तो 0 विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6a, 6 को वहां ले जाओ तो क्या बनेगा, 6a विल बी इक्वल टू -6, क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। हाँ भाई, दिमाग के ढक्कन खुले, पॉइंट समझ आया। ये सवाल वेक्टर्स और रोटेशन को मिला दिया इन्होंने, यहां पे एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का क्वेश्चन पूछ रहे थे यहां पे, ठीक है। अब अगर मैं आपको यह बात बताऊं कि अगर आपके वेक्टर्स स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा, अगर आपके वेक्टर्स स्ट्रांग है तो आपको यह सवाल सॉल्व करने की नौबत ही नहीं आती, देख के पता चल रहा है कि आंसर -1 आएगा इसका, वेक्टर्स अगर स्ट्रांग है। वेक्टर्स में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद है, नहीं याद तो प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें मौजूद है ये चीज, ठीक है, कुछ 6-8 महीने पहले की वीडियो अपलोड की हुई है, उसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था भाई, कॉन्सेप्ट ये बताया गया था अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो वो एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं। सर पैरेलल और एंटी पैरेलल को आप क्यों बोल रहे हैं यहां पे, पैरेलल एंटी पैरेलल को इसलिए बोल रहे हैं, सवाल पढ़ते ही मुझे यह बात समझ में आ गई, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराने की बात हो रही है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जब टॉर्क क्या होगा, 0, टॉ इक्वल्स आर एफ साइन थीटा, आर 0 नहीं है, एफ 0 नहीं है और टॉर्क फिर भी 0 हो रहा है, एक ही मतलब है कि साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 होता है दो केसेस में, या तो एंगल 0 डिग्री हो या एंगल 180 डिग्री हो। अब इन दोनों केसेस के अंदर यहां से कॉमन मल्टीपल आएगा, इन दोनों केसेस के अंदर, ये चीज मैं वेक्टर्स के हवाले से बता रहा हूं। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, सवाल हो चुका, वीडियो हो चुकी है, ठीक है, जिसको ये समझना है क्योंकि वेक्टर्स पढ़े हुए हैं अच्छे से, वो देख सकता है आगे। ये चीज डॉट प्रोडक्ट का जहां पे एप्लीकेशन पढ़ाई थी ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना सिखाया था, वहां ये बात पढ़ाई थी, आज जाके देख लेना, कॉन्सेप्ट का फील हो रहा होगा, ठीक है। देखो अब मुझे ये समझ में आ गई, इन दोनों केसेस में मल्टीपल कॉमन आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव मल्टीपल आता है, इसमें नेगेटिव मल्टीपल आता है। चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहां से कुछ कॉमन निकालूं ये बनाने के लिए, समझना जरा, अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 आई कैप माइनस 3 जे कैप, भाई 2 3 6 होता है ना, माइनस 6 के कैप, क्या ये बन गया? भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, एक इसको भाड़ में डालो, ये तो मुझे पता ही नहीं है, इसको छोड़ दो। क्या ये मैच कर रहे हैं बाकी के कोफिशिएंट? सर 3 6 तो मैच कर रहा है, साइन मैच नहीं कर रहे, साइन मैच नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आपने 2 नहीं निकालना, -2 निकालना है कॉमन। जब -2 कॉमन निकालूंगा, यहां क्या बचेगा, माइनस का 1 आई कैप, यहां क्या बचेगा, भाई माइनस साइन बाहर आ गया तो प्लस 3 जे कैप, भाई साहब ये जे कैप था, माइनस साइन बाहर आ गया तो प्लस का 6 के कैप। अब चेक करो, 3 जे कैप 6 के कैप मैच कर रहा है, कर रहा है। ए का वैल्यू क्या आ रहा है, -1, ए का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। और चेक करो मल्टीपल कौन सा आ रहा है, कॉमन नेगेटिव मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये दो वेक्टर्स हैं, ये 180 डिग्री के ऊपर अलाइन हो जाएंगे अगर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल रिमेन कंजर्व। तो कॉन्सेप्ट फील हुआ? तो भैया अगर आपने चीजों को लॉजिकली पढ़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है,
तो फिजिक्स के सवाल आपके गलत नहीं होने वाले, बस कॉन्सेप्ट को आपने फील करना है अच्छे से। ठीक है बेटे, कॉन्सेप्ट फील हुआ। तो ये हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल वाला भी और रोटेशनल वाला भी, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।